Hello students, welcome to online class of physics. This tutorial is regarding the numerical problems on composition of vectors. इस टॉपिक के अंदर हमने क्या सीखा था कि अगर हमें दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है तो हमें कुछ लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर्स हैं तो हम दो लॉज के साथ काम कर सकते हैं। द फर्स्ट वन वाज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड द सेकंड वन वाज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उन दोनों लॉज के मुताबिक हमारे पास जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का और रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला था दैट वाज सिमिलर। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काम आता है। तो आज मैं आपके साथ सबसे पहले ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से रिलेटेड इवन कुछ न्यूमेरिकल, यहाँ पे एक आध न्यूमेरिकल हमारे पास पॉलीगन लॉ का भी आएगा, उसके रिलेटेड एक असाइनमेंट का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैड इज़ two forces of 5 Newton and 7 Newton act on a particle with an angle 60 degree between them। कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। नाउ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, 5 न्यूटन फोर्स और 7 न्यूटन फोर्स, दोनों फोर्सेस के लगने के बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो पहली फोर्स को हमने P मान लिया, दूसरी फोर्स को Q मान लिया। ये तो सिर्फ सिंबल हैं, आप F1 F2 मान सकते हो और रिजल्टेंट फोर्स को F मान सकते हो। सिंबल डिपेंड्स ऑन यू। एंगल इनके बीच में 60 है। अब इसके बीच रिजल्टेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब भले ये ट्रायंगल लॉ से आया हो, भले पैरेललोग्राम से, दोनों का सेम है। तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, 109 अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट लिया, ये लगभग 10.44 न्यूटन्स आ रहा है। अभी इस रिजल्टेंट की हम क्या निकालेंगे? डायरेक्शन। तो इसमें से पहला वेक्टर P वेक्टर 5 न्यूटन लिया था, हम इसी के साथ डायरेक्शन निकालेंगे इसकी। लेट्स से कि ये बीटा एंगल बनाता है। हमने अपनी डेरिवेशंस में इसको अल्फ़ा लिया था, तो बीटा लो अल्फ़ा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर क्या था? B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। यहाँ पे ए बी की बजाय पी क्यू है, तो फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो गया? Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। वैल्यूज़ भरी तो कितना आ जाता है? tan बीटा इज इक्वल टू 0.7 अप्रॉक्स। तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.7। आप यहीं तक छोड़ सकते हो। tan इनवर्स 0.7 की वैल्यू हम टेबल से कैलकुलेट करते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 35 डिग्री आता है। अगर आप 35 डिग्री नहीं भी लिखते हो, tan बीटा इज इक्वल टू दिस लिख देते हो, या बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.7132 लिख देते हो, दैट इज़ ऑल्सो ओके, आपको फुल क्रेडिट मिलेगा इसका। लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड प्रॉब्लम। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। हैविंग द रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर, इवन उसके बाद जो उनके रिजल्टेंट आता है उन दोनों वेक्टर्स का, वो भी दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। यानी कि आपके दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल, इवन उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के भी इक्वल है। सो इफ़ यू कंसिडर P एज योर फर्स्ट वेक्टर, Q एज योर सेकंड वेक्टर एंड R एज योर रिजल्टेंट, तो आपका P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R है, मतलब इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं। तो इनके बीच में एंगल निकालना है हमें। देखो, इस स्टेटमेंट को ये मॉडिफाई करके और कैसे दे सकते हैं? टू इक्वल वेक्टर्स हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू देयर ईदर व्हाट इज़ द इंक्लिनेशन बिटवीन दैम। इंक्लिनेशन का मतलब एंगल निकलेगा। तो P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R है। इसको रिजल्टेंट के फॉर्मूला में सब्सिट्यूट किया हमने, तो हमारे पास नेट सब कुछ कैंसिल करके 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ बचता है। अगर 1 को उधर ले जाके माइनस कर दें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ बचेगा। अब किस थीटा के लिए कॉस की वैल्यू -1/2 होती है? फॉर 120। तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल था? 120 डिग्री का एंगल था। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी आपकी यहाँ पे। थर्ड प्रॉब्लम, ये यहाँ पे पॉलीगन लॉ का है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा और आपको 3 डायमेंशन में इमेजिन करना होगा। एक पार्टिकल है, 12 मीटर मूव करता है ईस्ट की तरफ, 5 मीटर मूव करता है नॉर्थ की तरफ और 6 मीटर मूव करता है फिर अपवर्ड्स। इसको समझ लिया जाए एक डायग्राम के थ्रू। बेटा, इस डायग्राम में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपके कॉपी के या स्क्रीन के प्लेन में नहीं बने हुए, बल्कि आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन में बने हुए हैं। मींस अगर आप अपने हाथ को
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट प्लेन मानो तो आपका हाथ जो है आपके फ़ोन की स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, तो आपके हाथ में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना हुआ है। तो देखो पहले पार्टिकल जाता है ईस्ट की तरफ, मतलब आपके हाथ की सरफेस के ऊपर चल रहा है 12 मीटर। फिर आपके हाथ की सरफेस के ऊपर ही ए पॉइंट से परपेंडिकुलर आगे की तरफ हो जाता है 5 मीटर। फिर उस आपके हाथ की सरफेस से बी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ अपवर्ड मूव करता है। मतलब आप ध्यान दो कि जो ए बी डिस्प्लेसमेंट है वो ओ ए के परपेंडिकुलर है, जो बी सी डिस्प्लेसमेंट है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स हो गए, ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर। 2 से ज़्यादा वेक्टर इन्वॉल्व हो जाएं तो हम क्या लगाते हैं, पॉलीगन लॉ। पहले हम क्या करेंगे कि ओ ए और ए बी वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ओ ए और ए बी वेक्टर लाइक वेक्टर्स हैं, ये दोनों किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कौन होगा, ओ बी होगा। तो पहला काम हमारा यहाँ पे ओ बी को फाइंड आउट करना है। ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो ओ बी निकालने के लिए हमने यहाँ पे ट्राइंगल ओ ए बी पे उस पे अपना ट्राइंगल लॉ लगाया। तो ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 OA इंटू ओ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा होना चाहिए था। कॉस 90 होता है 0, तो लास्ट वाली सारी टर्म खत्म हो गई, सिर्फ क्या बचा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 169 विच इज़ 13 मीटर्स। तो अब आपके पास ओ बी है, बी सी है। नाउ ओ बी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपको निकालना है ओ सी। फिर से आप यहाँ पे इस पे क्या लगा दो, ट्राइंगल लॉ लगा दो, जिसमें आपका कॉस थीटा यानी कि कॉस 90 वाला टर्म वैनिश हो जाएगा। तो 13 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ये अंडर रूट 205 बनेगा, जिसका अंडर रूट करने के बाद आपके पास आंसर 14.32 मीटर आएगा। देखो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, पार्टिकल पहले चला ओ से ए पे, ए से गया बी पे, बी से फिर ऊपर की तरफ उठा सी पॉइंट पे, तो उसका ओरिजिन ओ है और फाइनल डेस्टिनेशन सी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन, तो ओ सी की वैल्यू निकालनी थी आपको। ठीक है, दिस वॉज द सिंपल न्यूमेरिकल। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़े ट्रिकी हैं, इसमें कुछ नहीं है, 10th तक की कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं। द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। एक पॉइंट पे, एक पार्टिकल पे 2 फोर्सेस काम कर रही हैं जिनका मैक्सिमम रिजल्टेंट 29 न्यूटन हो सकता है और मिनिमम रिजल्टेंट 5 न्यूटन हो सकता है। अगर 2 इंडिविजुअल फोर्सेस में उसके बाद 3 न्यूटन बढ़ा दिए जाएं तो जो दोनों रिजल्टेंट हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको दोनों फोर्सेस निकालनी है। हम दोनों चीज़ें शुरू में कितनी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इंडिविजुअल फोर्सेस P और Q थी। तो ग्रेटेंट रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में काम करेंगी, मतलब उनमें एंगल 0 का होगा, तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 29 डिग्री। और मिनिमम रिजल्टेंट कब आएगा, जब दोनों अपोजिट होंगी, मतलब P माइनस क्यू इज इक्वल टू 5 न्यूटन। इनको अगर 2 लीनियर इक्वेशंस बना के सॉल्व करें तो P और Q की वैल्यू कितनी आ जाती है, 17 न्यूटन और 12 न्यूटन। ऐसी इक्वेशंस आपने 10th में बहुत सॉल्व की हैं। एक बार इनको ऐड कर दो, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को, P और Q आ जाएंगे। अब इन फोर्सेस में हमने 3-3 न्यूटन इंक्रीज कर दिया है, तो 17 प्लस 3 कितना हो गया, 20, 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15। ये अब स्मॉल p और स्मॉल q नई फोर्सेस आ गई ना, तो इनका नाम भी बदल दिया। अब ये दोनों फोर्सेस जब 3-3 न्यूटन बढ़ जाती हैं तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, ये हमें गिवन था, राइट एंगल टू ईच अदर। तो इनका रिजल्टेंट निकाल दो अब, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा आना था, स्मॉल p स्क्वायर प्लस स्मॉल q स्क्वायर। तो एंगल इनके बीच में अगर 90 है तो थर्ड टर्म तो वैनिश हो गई, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, दिस बिकम्स अंडर रूट 625 यानी कि 25 न्यूटन। अब इन दोनों के बीच में एंगल भी निकालना है। लेट्स से कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपकी पी फोर्स के साथ अल्फ़ा या बीटा एंगल बनाती है, तो बीटा एंगल क्या बनेगा, इस केस में हमने स्पेशल केस किया था एक पैरेललोग्राम लॉ में, कि वो बी अपॉन ए आ जाता है, यानी कि क्यू अपॉन पी आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.75 आ जाएगा, राइट। आप एक सिंपल डायग्राम बना के भी इसको कर सकते हैं।
राइट। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे tan इनवर्स 0.75 आ जाएगा। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अगर आपके पास टेबल्स अवेलेबल हैं तो वहाँ से अगर आप देखोगे इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 36 डिग्री 5 इंचेस आ जाएगा आपके पास, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, डायग्राम बनानी आनी चाहिए बस आपको। कई बच्चों को स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम नहीं बनानी आती, तो बस उसका कमाल है। यहाँ पे एक मोटर बोट है, किस तरफ जा रही है? वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो लेट मी शो यू द डायग्राम। थोड़ा इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू, ठीक है। तो ये वाली डायग्राम है। अब आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपके कॉपी के प्लेन में बनाया है, तो देखो कॉपी के ऊपर ड्रॉ किया है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो बोट जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, कितनी स्पीड से? 25 किलोमीटर पर आवर। और जो फ्रेश वाटर है, जो जिस पानी में ये बोट चल रही है, उस पानी की जो धारा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। किस डायरेक्शन में? ये वाला पार्ट स्टेटमेंट का बहुत ध्यान से पढ़ना। इन ए डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ के ईस्ट में 7 डिग्री। तो इसका मतलब आप पहले साउथ की तरफ देखोगे, उसका 60 डिग्री लेना है किस तरफ? ईस्ट की तरफ। तो साउथ से आपने 60 डिग्री मूव कर जाना है ईस्ट की तरफ। ये देखो ध्यान से, साउथ के साथ है 60 डिग्री, साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है साउथ से ईस्ट की तरफ। और कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री होगा, तो बाकी का कितना बचा? 120 डिग्री। इसका मतलब बोट के बीच में और पानी की धारा के बीच में, वाटर करंट के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो एक तो आपको निकालनी होगी यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालो और उसकी डायरेक्शन भी निकालो। तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, क्या होगा वो? बोट की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वाटर करंट की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2vb इंटू वी सी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, वो हमने इनडायरेक्टली निकाल दिया, वो 120 है। इस सब को जब सॉल्व किया तो हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया 21.8। यानी कि बोट जो है एक्चुअली 25 के साथ जा रही थी, पर पानी के किसी और डायरेक्शन में मूव करने की बजाय बोट की नेट वेलोसिटी जो है वो 21.8 किलोमीटर पर आवर हो गई। और बोट एक्चुअली जाना चाहती थी नॉर्थ की तरफ, लेकिन वाटर करंट किसी और डायरेक्शन में है, तो वाटर करंट उसको नॉर्थ में थोड़ी जाने देगा, वो तो उसको किसी और डायरेक्शन में पुल करेगा, दोनों की रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? इस पैरेललोग्राम OACB पे tan बीटा लगा के। वो कैसे लगेगा? वही b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पे b वेक्टर का काम कौन करेगा? VC, और a वेक्टर का काम कौन करेगा? VB। इसीलिए हम जो बीटा एंगल निकाल रहे हैं वो VB यानी कि बोट की वेलोसिटी वेक्टर के साथ निकाल रहे हैं। जब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो tan बीटा इज इक्वल टू √3/4 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो। अगर आप टेबल की हेल्प से ये एंगल निकालो तो 23.4 डिग्री आ जाता है, विच मीन्स कि आपकी बोट एक्चुअली नॉर्थ की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन पानी जो कि VC की तरफ जा रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से ये बोट आपकी प्योरली नॉर्थ की तरफ नहीं मूव नहीं कर पाएगी। वो धीरे धीरे खिसक के OC लाइन के अक्रॉस हो जाएगी, मतलब लगभग ये आपकी 23 डिग्री खिसक जाएगी। तो यहाँ से पता क्या चलता है कि अगर बहते पानी में कोई चीज़ चल रही है तो जिस डायरेक्शन में वो चलना चाहेगी उस डायरेक्शन में नहीं चल पाएगी। जिस डायरेक्शन में वो चलना चाहती थी और जिस डायरेक्शन में पानी इसको लेके जाना चाहता था, उन दोनों की रिजल्टेंट डायरेक्शन में चलेगी वो। अब बोट एक्चुअली चलना चाहती थी OA लाइन के अक्रॉस, पानी उसको चलाना चाहता था OB के अक्रॉस, दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है? OC। तो बोट इसके अक्रॉस चलेगी। ये पॉइंट यहाँ पे प्रैक्टिकली समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। इस न्यूमेरिकल में ये बात आपकी काम आएगी, तो इसीलिए ये आपके नंबर एग्जाम्पल के आपको ज़रूर आगे पीछे लगेंगे कि सर ने आगे पीछे अरेंज कर दिए, लेकिन ये मैंने अरेंज किए हैं आपकी समझ के अकॉर्डिंग। अब आपने पिछले न्यूमेरिकल से एक फैक्ट सीख लिया कि बहते पानी में जो चीज़ें हैं वो रिजल्टेंट वेलोसिटी के क्रॉस चलेंगी। अब उस फैक्ट का इस्तेमाल इस न्यूमेरिकल में करेंगे। दिस इज़ योर आई गेस लास्ट प्रॉब्लम। यस, इट इज़ आवर लास्ट प्रॉब्लम। इसको ध्यान से समझते हैं, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक नदी है 800 मीटर विड्थ की है, तो ये जो दो पैरेलल लाइंस नज़र आ रही हैं दे रिप्रेजेंट द रिवर, ठीक है। उसमें पानी बह रहा है किस स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप इसमें OA वेक्टर देख पा रहे हो जिसके साथ मैंने V1 वेक्टर लिखा हुआ है। ये आपके रिवर की
अंदर जो पानी है उसकी डायरेक्शन और स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। सो ओ ए वेक्टर रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द रिवर। ठीक है, एक स्विमर है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम करता है लेकिन स्टिल वाटर में, खड़े पानी में। अब यहाँ पे पानी खड़ा नहीं है, इट इज़ फ्लोइंग, तो खड़े पानी में उसकी 5 की स्पीड है। वो इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब वो ओडी पाथ के अक्रॉस जाना चाहता है, ओसीडी पाथ के अक्रॉस। अलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, अगर वो ओ पे खड़ा होकर रिवर में जंप करे तो उसको किस दिशा में जंप करना चाहिए। अब आप में से बहुत बच्चे कहेंगे कि सी और डी पॉइंट की तरफ मूव करके जंप कर दे। अब आप एक बात ध्यान से सोचो, अगर वो ओ पॉइंट पे खड़ा होके सी पॉइंट की तरफ अपनी नज़र करके जंप कर देगा तो पानी स्टिल थोड़ी है कि वो सीधा सीधा निकल जाएगा ओ सी डी पाथ के अक्रॉस। पानी तो ओ ए के अक्रॉस चल रहा है, तो वो उसको उस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा, तो वो सीधा तो कभी जा ही नहीं पाएगा। तो सीधा चलने के लिए एक्चुअली उसको ओडी पाथ के अक्रॉस जंप करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? वो जंप करेगा बी की तरफ मुंह करके, ओ बी की तरफ जंप करना होगा उसको। वो ओ पॉइंट पे खड़ा होके बी पॉइंट की तरफ नज़र करके जब जंप करेगा तो बहता पानी उसको धीरे धीरे बी से सी तक खिसका के अपने आप ले आएगा। फिर उसकी जो क्रॉसिंग है वो सीधा ओ सी डी पाथ के अक्रॉस होगी। इस पॉइंट को ज़रा आराम से बैठ के सोचना, ठीक है? तो उसको एक्चुअली ओ बी के अक्रॉस जंप करना पड़ेगा ताकि वो धीरे धीरे पानी के साथ खिसकता ओ सी के अक्रॉस ओ डी पाथ तक पहुंच जाए अपना। तो यहाँ पे बड़ा क्लियरली मेंशन है, द स्विमर विल क्रॉस द रिवर स्ट्रेट इफ़ द रिजल्टेंट वेलोसिटीज वी। हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए, हमने कहा था चीज़ें मूव करती हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी की तरफ। वो तभी पॉसिबल होगा अगर स्विमर जो है कुछ एंगल थीटा बना के ओ बी के डायरेक्शन में जंप करता है। तो हमारा काम एक तो यहाँ पे क्या निकालना होगा, एक तो यहाँ पे ये थीटा निकालना होगा किस डायरेक्शन में स्ट्राइक करता है। व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, एक रिजल्टेंट वी निकालना है। फिर तीसरा निकालना है कि कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले डायरेक्शन निकालते हैं। देखो, जो ओ ए वेक्टर था मैंने उसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया बी सी लाइन पे, तो ओ ए को बी सी पे मूव किया तो ये क्लोज ट्राइंगल बन गई ओ बी सी। ध्यान से देखना, हमारा काम ओ बी सी में है। ओ बी जो है इट इज़ वी टू वैक्टर जिसके अलॉन्ग उसको एक्चुअली जंप करना चाहिए। ठीक है, बी सी जो है वो उसका मूवमेंट हो गया, जितना ओ ए है उतना ही बी सी है। बाय विच लॉ? बाय पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, तो जितना ओ ए है उतना ही बी सी है। ठीक है, बी से सी की तरफ। तो यहाँ पे हमने सिंपली साइन थीटा लगा दिया। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है? बी सी। हाइपोटेन्यूज कौन है? ओ बी। तो V1 बाई V2 आ गया विच इज़ 5/10 हमें गिवन था। तो यहाँ से साइन थीटा 0.2 यानी कि 1/2 आ गया। अब साइन कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/2 देता है? 30 डिग्री। तो उसको एक्चुअल लाइन OD जिसके अक्रॉस वो चलना चाहता है उससे 30 डिग्री आपके लेफ्ट की तरफ जंप करना होगा। ठीक है, 30 डिग्री OB लाइन बना के जंप करना होगा। अब इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? इस ट्राइंगल पे आप OBC ट्राइंगल पे ज़रा ट्राइंगल लॉ लगाओ। OB और BC लाइक वेक्टर्स हो गए, OC आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो V2 वेक्टर का स्क्वायर, वेक्टर तो यहाँ पे नहीं होगा, लेट मी से रिजल्टेंट V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर होना चाहिए आपका यहाँ पे। ठीक है, नहीं सॉरी आई एम रॉन्ग, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर होना चाहिए आपका। लेकिन आपको तो निकालना है यहाँ पे कि आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी। तो यहाँ से एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। एक्चुअली बेटा आपका यहाँ पे वेक्टर जो है वो सी से बी की तरफ आपने ले लिया, पैरेलली शिफ्ट किया है, चाहे उसके एंटी पैरेलल कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आपने यहाँ पे ओ सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर लगाया है एक्चुअली। तो आपका बनना चाहिए था वी स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। तो उस तरफ से आप V1 दूसरी तरफ ले गए V2 स्क्वायर की तरफ, तो आपका नेट क्या बन जाएगा? V स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। फिर V से आप स्क्वायर को हटा के इस तरफ अंडर रूट ले आए। इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझना, जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला सेकंड पॉइंट। ठीक है, इसमें एक्चुअली आपने क्या किया है, V स्क्वायर यानी कि OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर लगाया है।
ठीक है, बेस प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो जब ये लगाया आपने तो आपका कितना आ गया 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये √75 आ गया 8.66। अब इस चीज़ को अगर आप किलोमीटर पर आवर की बजाय मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो वो आता है 2.4 मीटर पर सेकंड। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि अभी हमने टाइम निकालना है। देखो डिस्टेंस कौन सा कवर करना था, ओडी। इस ओडी डायरेक्शन के अलोंग उसकी स्पीड कितनी है, v 2.4। तो टाइम कैसे निकलेगा, हम ये यूनिफॉर्म मोशन मान के चलते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 800 बाई 2.4, उसको 333 सेकेंड्स लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, दिस वॉज आवर लास्ट न्यूमेरिकल। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर इसका सेकंड पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लो। OCB ट्राइंगल से निकाला है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। तो बेस कौन है, बेस इज, मैं इसको थोड़ा वर्टिकल मोड में ले आता हूँ। बेस कौन है इसका, बेस इज OC, और ये इसकी डायरेक्शन, इसकी परपेंडिकुलर कौन है, CB, हाइपोटेन्यूज कौन है, OB। तो सिंपली इस पे पाइथागोरस लगा के वहाँ से निकाल लिया आपने। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट दीज न्यूमेरिकल्स। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द सॉल्यूशंस। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है यू मस्ट लेट मी नो। इसके बाद मैंने आपको एक प्रैक्टिस असाइनमेंट दी थी, उसको आप सॉल्व करो, उसके सॉल्यूशन मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा। राइट, दिस इज़ ऑल अबाउट today's tutorial. Thank you. Take care of yourself.